चलिए देखिए, अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक बता दिया था, है ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दिया था, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ साथ मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं याद रखने वाले, है ना। अपन आते हैं एनसीईआरटी डिस्कशन में, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट क्लास में, अपन क्या एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को बोला भी जाता है एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन नहीं करते आप, है ना, इसलिए हम लोग को ये सब बताना पड़ रहा है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पहले बता चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड क्या कैपेसिटेंस, मतलब ये पोर्शन भी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा सबको बराबर। इन चैप्टर 6 and 8 in the class 11th, and notion of potential energy was introduced when an extreme force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force। ध्यान रखिए, इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए। ये किस तरीके से आपको 11th के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को 12th क्लास से क्या करती है, रिलेट करती है। बात को समझिएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें। इन चैप्टर 6 and 8 the notion of potential energy was introduced when an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force। याद है ना आपको, मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के इधर तक लेके गया, मैंने छोड़ दिया, अपने आप नीचे आया। क्यों आया नीचे? ड्यू टू द फोर्स ऑफ क्या, ग्रेविटेशन। इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई थी, जिस समय इसको नीचे से ऊपर लेके गया था इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे आ गई। समझ आ गया? ऐसा अपन ने वहां पे सॉल्व किया था, पढ़ा था। ये दो लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। When an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force, that work gets stored as potential energy। ठीक है ना, जब भी अपन किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो वही वर्क क्या हो जाता है, that work gets stored as potential energy of the body। समझ आ गया? When the external force is removed, the body moves gaining kinetic energy and losing an equal amount of potential energy। होता क्या है, अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को उसको पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के बाद छोड़ देते हैं या एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो होता क्या है, वो बॉडी मोशन वगैरह करने लगती है और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, ठीक है ना, या ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समझिएगा। and losing an equal amount of potential energy, the sum of kinetic and potential energy is thus conserved। पहले पढ़ चुके अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? किसी एक बॉडी की किसी भी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, या हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आ रहा समझ में? चलो आगे देखिए। स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था तो बार बार कहा था कि इनके अगेंस्ट में वर्क करने पे वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि वो कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही बताया था तब भी यही बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस। Coulomb's force between two stationary charges like the gravitational force is also a conservative force। This is not surprising since both have inverse square dependence on distance and differ mainly in the proportionality constant। The masses in the gravitational law are replaced by charges in Coulomb's law। Thus, like the potential energy of the mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of a charge in an electrostatic field। मतलब कि जैसे अपन ग्रेविटेशनल लॉ को कुलाम्स लॉ में कन्वर्टेड बता देते हैं ना, थोड़ी सी चेंज से, कि वहां पे मासेस थे और इधर पे चार्जेस हैं, उधर पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कुछ और था, इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कुछ और है। वैसे ही अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं, और इत्तेफाक से ऐसा होता ही है। जो वहां पे मास था उसकी जगह पे आप चार्जेस पुट कर दीजिए तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। चलिए आगे समझिए। Consider an electrostatic field E due to some charge configuration। First, for simplicity, consider the field E due to a charge Q placed at the origin। Now imagine that bring a test charge Q from a point R to a point P against the repulsive force on it due to the charge Q with reference
To figure 2.1, this will happen if Q and Q are both positive or both negative. For क्या definiteness, let us take capital Q and small q both are क्या positive. Greater than 0 का मतलब होता है positive. Two remarks may be made here. First, we assume that the test charge Q is so small. ठीक है ना, ये बहुत खास बात है. ठीक है ना, इसी के बेसिस पे अपन फोर्स की डायरेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है ना, अपन ने क्या कंसीडर कर रखा है कि स्मॉल की बहुत ही छोटा है, दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द original configuration, namely the charge capital Q at the origin, or else we keep capital Q fixed at the origin by some unspecified force. Second, in bringing the charge from Q R to P, we apply an external force F just through to counter the repulsive electric force Fe. ठीक है ना, this means there is no net force or an acceleration of the charge Q when it is brought from R to P. That is, it is this situation. It is brought with infinitesimally slow constant speed. In this situation, work done by the external force is the negative of the work done by the electric force and gets fully stored in the form of potential energy of the charge Q. If the external force is removed on the reaching P, the electric force will take the charge away from the Q. The stored energy, potential energy at P is used to provide kinetic energy to the charge Q in such a way that the sum of the kinetic energy and potential energies is conserved. Thus, work done by external force in moving a charge Q from R to P. समझिएगा बात को. मान लीजिए इधर पे ये कोई मान लीजिए P पॉइंट है. ठीक है ना, इधर पे ना कोई चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है. अगर ये कैपिटल Q है तो उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, इसका फील्ड होगा. क्या होगा, इसका फील्ड. इसका फील्ड होगा मतलब इसका इन्फ्लुएंस होगा. क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस. बात को समझिएगा, मैंने पढ़ाते समय भी इस चीज को बताया है, एनसीईआरटी में भी सेम टॉपिक आया. ये इसके पास कैपिटल Q चार्ज है, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस होगा किसी पर्टिकुलर रीजन तक. समझ लो ये जो रीजन है वो इस चार्ज कैपिटल Q का क्या है, फील्ड है. उसी रीजन में ये पॉइंट P है और उसी रीजन में समझ लीजिए ये पॉइंट क्या है, R. एकदम जस्ट बाउंड्री में है. कहां पे, एकदम जस्ट बाउंड्री में. बात को समझिएगा, मैंने स्मॉल चार्ज Q लिया और Q को लेके इस तरफ बढ़ने लग गया. समझिएगा, ये कैपिटल Q है, ये जो स्मॉल Q है कहां पे है, इसके इन्फ्लुएंस वाले रीजन में. ऑब्वियसली यार ये कैपिटल Q स्मॉल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा. और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा. किस तरफ होगा, आउटवर्ड. फिर भी हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस चार्ज को जबरन कहां लाने की कोशिश करी, अंदर लाने की कोशिश करी. मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या है, अगेंस्ट है. बात समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था हमने उसके अगेंस्ट क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और चार्ज को अंदर की तरफ शिफ्ट करने लगे. इस चार्ज का जो अमाउंट है बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस कैपिटल Q चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरा, जब हम इसको ला रहे थे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ रहे थे, इतना कम कम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा इस पे क्या है, असर नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में अपन इसको अंदर लेके आ रहे थे, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे. तो पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है वो वर्क इस चार्ज में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है. मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन से इस चार्ज को R पॉइंट से घसीट घसीट के कहां पे ले आया, P पे ले आया. तो जितना भी मैंने एक्सटर्नल वर्क किया या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क किया, वो वर्क इस चार्ज में किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. जैसे ही मैं वो फोर्स हटाऊंगा वापस से ये कहां जाने लगेगा, पीछे की तरफ जाने लगेगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. आपको स्प्रिंग वाला याद होगा, स्प्रिंग को अपन कंप्रेस करके छोड़ दीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ था फिर कंप्रेस किया था, छोड़िए वो जो ऑब्जेक्ट है बहुत ऊपर तक उछल जाएगा, क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई. वही सिचुएशन इधर पे है. मैं R से घसीट घसीट के Q को इधर पे ले आया, जैसे ही मैं छोड़ूंगा Q और स्मॉल Q का जो है, स्मॉल Q पे जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से बोलो, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर डेवलप हो गई है उसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. और ये बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा. एक्चुअल में तो वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन हम इतना करीब ले आए हैं
इतना ज्यादा इसको इधर पे ले आए हैं कि वो फोर्स इतना ज्यादा होगा, इतना झटके से लगेगा कि ये बहुत तेज बाहर जाएगा, और ये जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, जिससे आप हर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम क्या होगा, कांस्टेंट। यही इधर पे लिखा हुआ है, आया समझ में। चलो आगे बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, दस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम R टू P इज, चलिए ये भी समझिए। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, समझिएगा। तो हमने क्या देखा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन मतलब क्या, टोटल वर्क डन। हमने क्या है, इनफाइनाइटेसिमल छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लिए थे। मान लो एक छोटे डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन कितना है, dw है, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, R पॉइंट से P पॉइंट तक लाने में। समझ में आया ना, R कहां है, देखो ये R पॉइंट है और कहां तक लेके आ गए, P पॉइंट तक लेके आ गए। चलो आगे बात समझो। अब वर्क डन क्या है पता आपको, वर्क डन है F एक्सटर्नल फोर्स इंटू कितना, dr, R से कहां तक, P तक, माइनस बाहर रहेगा F एक्सटर्नल, ठीक है ना, इंटू कितना, dr, ठीक है ना। अब चूंकि नेगेटिव क्यों रख रहे हैं, नेगेटिव इसलिए, मतलब सॉरी, F एक्सटर्नल तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, F एक्सटर्नल इंटू कितना, dr, ठीक है ना, F डॉट क्या, dr। लेकिन F एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस Fe के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस Fe। थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैंने, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ है और अपन एक्सटर्नल फोर्स कहां दे रहे हैं, अंदर की तरफ। तो F एक्सटर्नल, F डॉट dr, तो F एक्सटर्नल को क्या लिखेंगे, माइनस Fe, तो Fe डॉट क्या, dr। चलिए आगे समझिए। अब होता क्या है, Fe डॉट dr, जो dr है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ है और dr कहां है, अंदर की तरफ है, दोनों अपोजिट हैं। तो क्या आएगा, cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, पहले से माइनस था प्लस का हो जाएगा, R इंटू पी Fe इंटू dr। ये हो गया भैया टोटल वर्क डन, R से लेके P तक Fe dr। कुछ आया समझ में, क्लियर हो गया। तो ये समझ लीजिए कि टोटल वर्क डन कितना किया उसने, एक्सटर्नल फोर्स ने, Fe इंटू कितना, dr, कितना किया, Fe इंटू dr, R से लेके कहां तक, P तक। आया समझ में। चलो आगे बात करते हैं। दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बहुत देर से वही बात कर रहे हैं अपन। एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पार्टिकल विथ चार्ज q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to the potential energy difference between points R and P. ठीक है ना, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों लोकेशंस की पोटेंशियल एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर है। आया समझ में, ठीक है। तो जो वर्क डन हुआ ना R से P लाने पे, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों लोकेशंस की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। वो इधर पे लिखा है, नोट हियर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन एन opposite sense to the electric force and hence work done by electric field is negative, ठीक है ना। Therefore we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving without accelerating charge q from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration. Two important comments may be made at this stage. First, the right side of equation depends only on initial and final positions of the charge. It means that the work done by an electrostatic field in moving. देखिए आपको पहले बताया जा चुका है 10th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वही लिखा है, बता दूं आपको, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कि ट्रेवल करते समय या अप्लाई करते समय जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो फॉलोड पाथ पे जरूर डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव कौन, जो फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पे। और नॉन कंजर्वेटिव कौन होते हैं, जो पूरे पाथ पे डिपेंड करते हैं, आखिर कहां कहां गए थे, हर पाथ को अगर इंक्लूड करते हैं तो वो कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से, बीच के पाथ से लेना देना नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो रही है। आगे समझो, वही इस पे लिखा है, पार्ट टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, द कंसेप्ट ऑफ, ये लिख सकते हैं आप,
Electrostatic field in moving a charge from one point to another depends only on the initial and the final points and is independent of the path taken to go from one point to the other. This is the fundamental characteristic of the conservative force. The concept of the potential energy would not be meaningful if the work depend on the path. The path independence of work done by an electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. We omit this proof there. ठीक है ना, हमने आपको ये डेरिवेशन करा दिया है कैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं. ठीक है ना, तो आपको उसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, पुराने वीडियोस में डेरिवेशन से ही बढ़िया. ठीक है, चलिए, हमारा मतलब रहता है कि एनसीईआरटी या कोई भी ऐसा लाइन ना मिले, कोई भी ऐसा टर्म, ऐसा वर्ड ना मिले जो आपको परेशान कर दे. ठीक है ना, इसलिए हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं और हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से आपके एनसीईआरटी को रिलेट कराते हैं. समझिएगा बात को. अब देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है. इक्वेशन 2.2 defines potential energy difference in terms of the physical meaningful quantity work. Clearly potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. ध्यान दीजिए, the equation 2.2 defines potential energy difference in terms of the physically meaningful quantity work. Clearly potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. It is only the difference of potential energy that is significant. We can always add an arbitrary constant alpha to potential energy at every point, since this will not change the potential energy difference. मतलब कहने का है कि जो potential energy है, ठीक है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है. दो लोग, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं, मान लीजिए हमने किसी पार्टिकल को या किसी चार्ज को ए से लेके बी तक पहुंचाया, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इस लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है. मतलब कि ये कितनी भी रहे, ये कितनी भी रहे, अगर दोनों में हम कोई कॉमन क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है उसका लेना देना नहीं है. बात समझ रहे हैं? सिर्फ किस बात से लेना देना है कि इसकी शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है. मतलब कि अगर आप इस पोटेंशियल एनर्जी में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड भी कर देते हैं, इसमें भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड भी कर देते हैं, तो यहां से यहां तक जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेवलप्ड पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन दो लोकेशंस की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है. समझिएगा, वही यहां पे देखो अल्फा ऐड किया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है. Put it differently, there is a freedom in choosing the point where potential energy is zero. A convenient choice is to have electrostatic potential energy zero at infinity. अपन ने ये पढ़ाते समय बताया था, इन्फिनिटी से किसी को फील्ड के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि हम फील्ड पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या कंसीडर कर लेते हैं, जीरो. With this choice, if we take the potential point R at infinity, देखो अब जहां पे अपन ने वहां पे बनाया था ना, देखो ये Q सोर्स चार्ज हो गया, ये P हो गया जहां पे हम लेके आए थे, और मैंने R लिया था बाउंड्री पे. अगर ये R फील्ड के बाहर होता, मतलब R कहां होता, इन्फिनिटी में. फील्ड के बाहर हमारे लिए क्या है, इन्फिनिटी है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता, जीरो. तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या ली है, यूपी माइनस क्या, यू आर. ठीक है ना, और यू आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. आर चूंकि इन्फिनिटी पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसकी कहला जाएगी, वो यूपी कहला जाएगी, पी पॉइंट की कहला जाएगी. ठीक है ना, समझिए. अब इसके बाद क्या, सिंस द पॉइंट पी इज आर्बिट्री प्रोवाइड्स अस विद अ definition of potential energy of a charge q at any point. Potential energy of the charge q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge from infinity to the point. समझिए, फाइनली इन सब कंक्लूजन के बाद हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मिल गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की. समझिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electrostatic force in bringing the charge q from infinity मतलब outside the field
to that point. ठीक है ना, किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, बात को समझो, the potential energy at any point due to the charge q at a point in the presence of electric field due to any charge q configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge q from infinity to the point. मैंने आपको बताया था कि electrostatic potential energy is the amount of work done to bringing charge from outside to inside the field. ठीक है ना, क्या है ये किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में शिफ्ट करने का वर्क डन है. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जिन पे मैंने स्पेशली गोला लगाया इस पे आप नोटिस करेंगे. ठीक है ना, अंडरलाइन करेंगे तो रिवीजन अभी आप पे काम आएगा. आगे समझिए. अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझिए. Consider any general static charge configuration. We define potential energy of a test charge q in terms of the work done on the charge q. This work is obviously proportional to q since the force at any point is qe. अगर आप किसी E इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो Q चार्ज पे E इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस का अमाउंट कितना होता है, QE. अगर आप E फील्ड में Q चार्ज लेके जाते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, QE. ऑब्वियसली वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इक्वल टू QE. इसका मतलब हुआ वर्क चार्ज के प्रोपोर्शनल है. समझिए ना, वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला क्या, QE. तो आप खुद ही देख लीजिए वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है. आगे समझिए. E is the electric field at that point due to the given charge configuration. It is therefore convenient to divide the work done by the amount of charge so that the resulting quantity is dependent of Q. In other words, work done per unit test charge is characteristic of the electric field associated with the charge configuration. This leads to the idea of electrostatic potential V due to a given charge configuration from equation 2.1. ऊपर मैंने दिखाई थी आपको. Work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to P. ये ठीक है, आपको मालूम है. ठीक है, where Vp and V are the electrostatic potentials at P and R respectively. Note as before that is not the actual value of potential but the potential difference that is physically significant. If as before we choose the potential to be zero at infinity, implies work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point equal to the electrostatic potential. तो ये देखिए आप, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए. ये किसको डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को. मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. Electrostatic potential energy to bring a unit positive charge from outside to inside the field is called electric potential. क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन वहां पे चार्ज का अमाउंट क्या, यूनिट चार्ज है ना, या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या टेस्ट चार्ज कर लें. ठीक है ना. तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, मतलब कि वर्क डन अपॉन चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा. इसको आप नोट कर लेंगे, ये डेफिनेशन हो गई. वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कौन सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को टेस्ट चार्ज ही बोलते हैं. ठीक है ना. यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है. आ गया समझ में, क्लियर. ये मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाते समय बताई थी, याद रखिएगा. चलिए आगे बात करते हैं. In other words, the electrostatic potential at any point in the region with electric field is the work done bringing a unit positive charge from infinity to that point. The qualifying remarks made earlier regarding potential energy also apply to the definition of potential. To obtain the work done per unit test charge, we should take an infinitesimal test charge delta Q. Obtain the work done delta W in bringing it from infinity to the point and determine the ratio delta W upon delta Q. Also the external force at every point of the path is to be equal and opposite to the electrostatic force on the test charge at that point. जो मैंने बताया था वही चीज बार बार लिखी है,
आप समझ रहे होंगे कि लिखा क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, वर्क करो, वो वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसी एनर्जी पर यूनिट चार्ज को अपन पोटेंशियल बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आता है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत ही अच्छी चीज है, समझिए बात को। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बात समझो। क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। किसके लिए? टेस्ट चार्ज के लिए। किसको लाने के लिए? टेस्ट चार्ज को। और वर्क डन का फॉर्मूला अपन जान चुके हैं, क्या होता है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स। एक्स डिस्टेंस तक लाने पे, सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस तक किसी भी चार्ज को शिफ्ट करने पे कितना वर्क करना पड़ता है, के क्यू नॉट अपॉन कितना, एक्स। तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क डन कितना है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स। अपॉन में क्या है, क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, के क्यू बाई एक्स। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा बताइए, के क्यू अपॉन एक्स। कितना होगा बोलिए, के क्यू अपॉन एक्स। कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स। ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप के की वैल्यू पुट कर देना 1/4πε0। आगे समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। Consider a point charge q at the origin. For definiteness, take q to be positive. We wish to determine the potential at any point p with position vector. इधर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सोर्स चार्ज है ना, इसी को ओरिजिन मान लिया। सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस यहां तक है, ये आउटसाइड द फील्ड की लोकेशन है, ये यहां से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। इस चार्ज को घसीट के हम इधर तक लेके आए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, वो वर्क किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आया। लेकिन उस चार्ज की वैल्यू क्या है, यूनिट है, 1 कूलाम है, इसलिए उसको पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के क्या बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। चलिए आगे समझिएगा, फिर वही चीज है। The work done against the repulsive force on the test charge is positive since work done is independent of the path. We choose a convenient path along the radial direction from infinity to the point. ठीक है ना, shortest path ले लिया अपन ने radial direction से, ठीक है। At some intermediate point p dash on the path, the electrostatic force on a unit positive charge is this, where r cap is the unit vector along op dash. Work done against this force is r dash से लेके r plus r dash तक पहुंचाने में इतना वर्क हुआ। फिर ये वही है ना, अपन ने इनफाइनाइट डेसिमल छोटे छोटे क्या ले लिए, टुकड़े ले लिए, dr ले लिए, और dr डिस्प्लेस कराया, और अपन ने एक छोटे टुकड़े का वर्क डन फाइंड कर लिया। बाद में टोटल वर्क डन फाइंड कर लिया इंटीग्रेशन से, वो हमारे लिए क्या हो गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। किसे किसके बीच में, इन्फिनिटी के बीच में और उस लोकेशन के बीच में, ठीक है। ये मैंने डेरिवेशन में चर्चा कर चुका हूं। चलिए आगे देखिए, अब ये आपके सामने ग्राफ है, ठीक है, ई और भी दोनों के बीच में, बात को समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है। ये हम देख चुके हैं, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और वी का फॉर्मूला मैंने अभी अभी देखा, के क्यू बाई आर। बात को समझो, अगर आर की वैल्यू आती है 2 यूनिट, तो समझिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। कौन आगे रहेगा, वी आगे रहेगा। वी क्या रहेगा, आगे। बात को समझो, अगर ये वैल्यू आगे बढ़ती चली गई, जब 1 से कम रहेगा तब तो उल्टा रहेगा। कैसे, अगर 1 से कम है, आर की वैल्यू हाफ है, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर 1/4, तो ई क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ई क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, और भी क्या होगा, डबल, है ना। तो इसका ये डिपेंड करता है